हेलो एवरीवन। ये मैथ आसान तो है चैनल है और इसमें हम लोग मैथ्स 4 जो कि AKTU में पढ़ाई जाती है, BAS 403 कोड, उसको हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर यूनिट वाइज चलेंगे, तो आप इसके लेक्चर के अकॉर्डिंग आगे पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन सा यूनिट चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आज यूनिट 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैथ्स 4 में पहला यूनिट है। और चैनल का नाम है मैथ आसान तो है, MATH। सो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए हम सबसे पहले ये जान लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में हमको पहले जानना ज़रूरी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होती है, अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम सब लोग बहुत बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि इनमें जो वेरिएबल्स हैं, या जानते भी होंगे हो सकता है, ये वेरिएबल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, और इन्हीं के ही जो एग्जिस्टेंस है, इससे ही हमारी सारी इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप से बनती चली जाती हैं, या कह दें कि जितने डेरिवेटिव्स हैं वो अलग तरीके के बनते चले जाते हैं। तो सबसे पहले की बात करें कि y क्या है और x क्या है इसमें। तो बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन लेते हैं अगर हम, कि अगर मुझे y इक्वल टू एक्स प्लस टू एक इक्वेशन लिख के दी जाती है और कहा जाए कि इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो हम लोगों ने ये काम बहुत आसानी से किया हुआ है कि हम एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल में पहले हम x की वैल्यूज़ रखते हैं, फिर y की वैल्यूज़ रखते हैं। अब आप x की वैल्यूज़ लेने के लिए फ्री होते हैं। x की वैल्यू आप 0 ले लें तो y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू आप 1 ले लें तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू आप 2 ले लें तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 बन जाएगी, 4 बन जाएगी। इस तरीके से आप जो है वैल्यूज़ लेते रहते हैं और आपकी y की वैल्यूज़ आती जाती हैं, ठीक है। तो अगर हमने 3 वैल्यू ली है तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। इस तरीके से आप 4 ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम 2 डायमेंशंस में इस तरीके से, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई, और हम इसमें पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर लेते हैं, और हम फिर इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये जो हमारे आउटपुट आए होते हैं उनको यहाँ पर पुट करते हैं। जैसे कि पहला आउटपुट हमारा, अगर हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में x कॉमा वाई को लिखें तो पहला आउटपुट है 0,2, दूसरा आउटपुट है 1,3, तीसरा आउटपुट है 2,4 एंड सो ऑन। तो हम यही पॉइंट्स प्लॉट करने लग जाते हैं कि x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 2। सपोज ये रहा पॉइंट, तो हमारा 0,2, इस तरीके से हमने पॉइंट प्लॉट करने लग जाते हैं। बट बेसिकली इस बात को ध्यान देने का है कि आपने यहाँ पर जो ये टेबल बनाई और ये जो आउटपुट निकाले, इसमें वैल्यूज लेने के लिए फ्री कौन था? वैल्यूज लेने के लिए फ्री था, फ्री कौन था? फ्री था एक्स, फ्री था एक्स। तो इसीलिए एक्स अपनी वैल्यू लेने के लिए फ्री है, इसलिए हम इसका नाम देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको कहते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसी तरीके से y की वैल्यू सिर्फ तभी आ सकती है जब x अपनी वैल्यू पुट कर लेगा या ले लेगा, तो उसके बाद ही हमारे पास y की वैल्यू आ पाती है। तो इसका मतलब हुआ कि y हर बार अपनी वैल्यू लेने के लिए डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। तो हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसके हम पहले बात कर रहे थे, y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स एक्चुअली में इसी तरीके की इक्वेशन है जिसमें कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल है, वन डिपेंडेंट वेरिएबल है, और दूसरा एक ही वन ही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वन ही आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अगर आपके पास एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब आप जब y को
डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। तो डिफरेंशिएशन का सीधा मतलब होता है कि आप रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं। अब रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो हम y का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तभी हम यहाँ पर लिखते हैं dy ओवर dx। अगर y t पे डिपेंड करता तो हम रेट ऑफ चेंज t के रिस्पेक्ट में निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स मायने नहीं रखते हैं, बस हमें इक्वेशन से ही पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, और कौन किसके रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकाल सकता है। अब चूंकि यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो y सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है। अब अगर ऐसी ही कोई इक्वेशन बना दी जाए जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, और उससे एक इक्वेशन फॉर्म बन रही हो, तो हम इस इक्वेशन को कहते हैं, सपोज ये मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखी है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं, ये हमारी नॉर्मली या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें क्या नाम है, एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर पाते हैं, इसलिए ये ऑर्डिनरी होती है। अब अगर इसका दूसरा केस पढ़ें कि फिर दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कैसे बनी। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। अगर हमारे पास लिखा है z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब आप पहले की तरह ही, जैसा अभी हमने ऊपर समझा, उसी तरीके से अगर हम इसको समझें, तो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है z, लेकिन क्वांटिटी में ये 1 है। अब आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कितने हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 2 हैं, 2, ठीक, x और y। अब अगर हम ये बात समझ चुके हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है या रेट ऑफ चेंज निकाल सकता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज दो तरीके से निकल सकता है, z का x के रिस्पेक्ट में और z का y के रिस्पेक्ट में। लेकिन बात यह है कि हम एक साथ दो वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज नहीं निकाल सकते, एक बार में किसी एक के रिस्पेक्ट में ही निकाला जा सकता है। तो उस कंडीशन में दूसरा वेरिएबल किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जब हम z को x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज की तरह लिखते हैं, तो उस कंडीशन में हम y को कांस्टेंट कंसीडर कर देते हैं। लेकिन अगर हम z को y के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज के फॉर्म में लिखते हैं, तो उस कंडीशन में हम x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि हम कभी किसी को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम कभी भी इसको कंप्लीट डेरिवेटिव फॉर्म नहीं बोल सकते, इसको हमेशा हम पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म बोलते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म बोलने और निकलने की वजह से हम इसका जो नोटेशन है वो हम डी ना बना के डेल बनाते हैं। तो डेल बाय डेल एक्स, इसका मतलब होता है ये पार्शियल डेरिवेटिव है। इट मीन्स आपने किसी ना किसी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है। तो डेल जेड बाय डेल एक्स जब आप निकाल रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी इक्वेशन में या एफ में एक्स ही वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, बाकी वाई और अगर कोई और कांस्टेंट प्रेजेंट है वो सब कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ये आप निकाल सकते हो जो भी मेरे पास कोई इक्वेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर हम z का रेट ऑफ चेंज y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो उस कंडीशन में हम x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और बाकी कुछ और भी होगा तो उसको भी कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो कंडीशन ये समझ में आई कि ये रेट ऑफ चेंज हमारे निकल सकते हैं जो पार्शियल फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब अगर हम इन्हीं को मिलाकर कोई इक्वेशन फॉर्म कर दें, इन्हीं के द्वारा अगर कोई इक्वेशन फॉर्म कर दें सपोज इस फॉर्म में, तो ये इक्वेशन हमारी कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चाहे हम ये लिख लें, चाहे हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये एक एग्जांपल हो गया इसका। एक और एग्जांपल हम इसका लिख सकते हैं, जैसे y डेल z बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल z बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये भी एक हमारा एग्जांपल है। तो ये भी हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का एक एग्जांपल है, डिफरेंशिएशन का एग्जांपल है। तो वो सभी इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा हो जाए, वहां पर हमेशा आपको एक किसी और वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। और ऐसी ही कंडीशन में जब भी इक्वेशन जनरेट होती हैं, तो वो सारी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ये सभी इक्वेशन हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाती हैं, जिसमें कि हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जिनकी जिनके पास एक से ज्यादा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट। तो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हमारे पास होते हैं किसी भी इक्वेशन में, या किसी भी फॉर्म में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको पार्शियल डेरिवेटिव ही फॉर्म होंगे, और उस कंडीशन में जब आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म होंगे तो हमेशा वो इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम अगर हम इन इक्वेशंस को नोटेशन फॉर्म में चेंज करना चाहें तो क्या ऐसा करा जा सकता है? तो z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें कि एक डिपेंडेंट और एक से ज़्यादा, मतलब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इस आइडियल फॉर्म के लिए हम कुछ नोटेशंस मान लेते हैं। तो नोटेशंस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट्स में, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से इनको लिखा जाता है और इनको क्या माना गया है? तो जब आप डेल ज़ेड बाई डेल एक्स यूज़ कर रहे हैं, जब आप डेल ज़ेड बाई डेल एक्स लिखेंगे, तो डेल ज़ेड बाई डेल एक्स, इस डेरिवेटिव फॉर्म को हम पी से डिनोट करेंगे। डेल ज़ेड बाई डेल वाई, इस डेरिवेटिव फॉर्म को आप क्यू से डिनोट करेंगे। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, इसको हम टी से डिनोट करेंगे। और डी टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। तो अब हमने ये जो नोटेशंस बनाए हैं, ये नोटेशंस जो है हम आगे डेरिवेटिव्स में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। एक इसमें चेंज और बता देती हूँ, डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा है हमने, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हमने जो एक फर्स्ट ऑर्डर डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला था, उसको हमने दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसको डेल जेड बाई डेल एक्स को अगर हम पी से डिनोट कर चुके हैं, तो डेल पी बाई डेल एक्स की वैल्यू भी हमारी आर ही डिनोट करती है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। अब जो हमारे मेन नोटेशंस हैं उनको मैं बॉक्स में कर रही हूँ, क्योंकि ये याद रखने हैं और इनको हम आगे डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारे पास मेन तो ये 6 थे, लेकिन इसके अलावा हमारे कभी-कभी किसी और से भी बन जाते हैं। तो वो चीज़ें हमारी कैसे लिखी जानी है? डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल जेड ऑफ डेल वाई। और डेल जेड बाई डेल वाई को आप क्यू डिनोट कर चुके हैं, तो डेल क्यू बाई डेल वाई ही आपका टी कहलाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। सिमिलरली हम अगर लिखना चाहते हैं डी टू जेड बाई डेल एक्स और डेल वाई, तो ये दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर हम चाहें तो डेल जेड बाई डेल वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो फाइनली ये बनेगा डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक, ये भी एस है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, ये भी ऐसे, ये बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से हम एस बनाने का एक दूसरा तरीका भी है कि हम डेल जेड डी टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई को हम ऐसे लिखेंगे डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल जेड ऑफ डेल एक्स। तो ये बनेगा डेल पी अपॉन डेल वाई, और ये भी एस को ही डिनोट कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हमारे नोटेशंस होते हैं कुछ, जो हमको डायरेक्टली यूज करने होते हैं। अब आगे जाके अगर आपको कोई इक्वेशन लिखनी है, तो हम उन इक्वेशंस को इन नोटेशन फॉर्म में ही लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ कि अगर मैंने लिखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू टू, तो ये मेरा पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन है, क्योंकि एक्चुअली में ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू टू। तो बस हमने यहाँ पे नोटेशंस को यूज करके उस इक्वेशन को लिखा है। मतलब अब हम आगे जो भी इक्वेशंस पढ़ेंगे वो इस तरीके से नोटेशन फॉर्म में पढ़ेंगे। और ये जितने भी नोटेशंस हमने यहाँ पे यूज किए हैं, इन सारे नोटेशंस को ही हम आगे डेरिवेटिव्स में यूज करेंगे। दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है
कि आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर जो नोटेशंस हैं उनको आपको फिक्स रखना है। तो आप ये बात समझ चुके होंगे कि फर्स्ट ऑर्डर कौन से हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करें तो पी और क्यू हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हैं। और अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास होते हैं आर, आर, एस और टी, क्योंकि ये सेकेंड टाइम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुए होते हैं और ये हमारे 1 टाइम डिफरेंशिएट हुए होते हैं, जैसा हमने ऊपर समझ लिया है। तो आगे इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक कीप वॉचिंग।